अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। In this English grammar video, we are going to discuss about the phrases and its types. First of all, we are going to discuss the definition of the phrase. A phrase is a meaningful sequence of two or more words. They work as a unit in a sentence. It contains neither a subject nor a verb. It is not a complete sentence in itself. एक फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होती है जिसमें अक्सर फ़ेल नहीं होता और इसका मफ़हूम पूरी तरह समझ में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, he is wearing a nice red shirt. A nice red shirt represents the phrase. She is shouting in a loud voice. In a loud voice is representing the phrase. I like writing good essay. Writing good essay represent a phrase. फ्रेज़ की बेटा कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन, नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, इन्फिनिटिव फ्रेज़, प्रपोजिशनल फ्रेज़, gerund phrase and participle phrase. We are going to discuss these types of phrases. First one is noun phrase. What is a noun phrase? Noun क्या होता है? Noun a word that name a person, place, thing or idea. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ नाउन एंड any words in the sentence that modify its word that can modify noun include article, adjective, etc. कोई भी ऐसे वर्ड्स या कोई भी ऐसे आर्टिकल्स वगैरह जो कि नाउन को इन्हेंस कर दें, मॉडिफाई कर दें, वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉग नाउन है और उसको बढ़ाने वाला कौन है? द ब्राउन डॉग। ठीक है। द लार्ज ब्राउन डॉग, द इंटिमिडेटिंग लार्ज ब्राउन डॉग। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मॉडिफायर कौन है? आर्टिकल है। और यहाँ पे मॉडिफायर कौन है? यानी कि नाउन फ्रेज को इंटिमिडेटिंग जो है ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट बेटा, एडजेक्टिव फ्रेजेस। An adjective phrase is a prepositional phrase used to modify or describe a noun or pronoun. एक ऐसी prepositional phrase है जिसको हम noun या pronoun को modify करने के लिए use करते हैं। Like an adjective phrase tells which one or what kind. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी किस्म के बारे में बताता है हमें। An adjective phrase always follow the noun or pronoun it modifies. जिस नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किया होता है उसको हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वेल ऑर्गेनाइज। देखें, बुक्स जो हैं ये क्या है? नाउन है और इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? इन द लाइब्रेरी। ऐसी बुक्स जो कि लाइब्रेरी में मौजूद हैं आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। द लाइब्रेरी रिसीव्स डोनेशन ऑफ बुक्स बाय लोकल ऑथर्स। ठीक है, डोनेशन ऑफ बुक्स क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं। The staff of our library attended a convention about modern literature. Fourth one, during the spring, vegetables are of all kind grown in our garden. Next one is prepositional phrase. A prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. एक prepositional phrase वो होती है जो कि preposition से start होती है और noun या pronoun के ऊपर end होती है। The noun or pronoun at the end of the prepositional phrase is called the object of the preposition. एक ऐसा noun या pronoun जो कि prepositional phrase के last में मौजूद होता है वो object of the preposition कहलाता है। Sentences हैं यहाँ पर कुछ prepositional phrase के। Beside, beside एक preposition है, इसको यूज़ करेंगे तो besides it's still early for me. Between,
My home is between library and bank. Beside, the napkin is placed beside the plate. Across, her house is across the street. Beyond, Barcelona Football Club's success is beyond question. Over, the window is over the radiator. But we are hungry, but the fridge is empty. इसी तरह below, by, except, put, for, from और hence ये सारे जो हैं prepositional phrase को represent कर रहे हैं. Next है verb phrase. When a verb includes two or more words, it is called a verb phrase. जब किसी भी verb के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को ऐड कर देते हैं तो वो verb phrase बन जाती है. You know that a verb is a word or words that express action or being. A verb phrase is a verb in which two or more words work together. आप जानते हैं कि वर्ब क्या होता है. वर्ब वो होता है जिसके अंदर हम किसी भी काम के करने या होने को जाहिर करते हैं, और वर्ब फ्रेज़ क्या होता है जिसके अंदर कोई भी वर्ब जो है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के साथ मिलकर काम कर रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिटीजन्स आर वोटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रेजिडेंट. देखें यहाँ पे वोट करना जो है वर्ब है और उसके साथ आर वोटिंग जो है ये वर्ब फ्रेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. दे विल कास्ट देयर वोट्स फॉर प्रेजिडेंट ऑन ट्यूसडे. कास्ट करना वर्ब है और विल कास्ट वर्ब फ्रेज है. वोटर्स मस्ट गो टू देयर असाइन वोटिंग लोकेशन. मस्ट गो जो है ये वर्ब फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन्फिनेटिव फ्रेज. एन इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट यूजुअली अपीयर विद द वर्ड टू एंड एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. इन्फिनेटिव जो है वो ऐसा वर्ड है जो कि टू के साथ रिप्रेजेंट होता है, हमेशा टू के साथ सामने आता है. फॉर एग्जाम्पल, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले, टू रन. फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सरसाइज एवरी डे इज़ अ गुड हैबिट. टू एक्सरसाइज इज़ द इन्फिनेटिव. एवरी इज़ द मॉडिफायर ऑफ द ऑब्जेक्ट डे. फंक्शन एज अ नाउन. Second one, I was relieved to finish my project. To finish is the infinitive. My is the modifier for the object project. Function as an adjective. ठीक है, यहाँ पर जो है ये नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है और ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रहा है. नेक्स्ट टाइप इज gerund phrase. What is a gerund phrase? It is a phrase that starts with a gerund and act as a noun. To understand this better, let's define a gerund. A gerund is a verb that ends with ing, but it functions as a noun and can also function as a complement, subject, or object in a sentence. In other words, a phrase is a multi-word composed of a subject or a verb and not both. So, in simple terms, gerund phrase can function as complement, subject, or object while making the sentence more descriptive. हाँ जी, gerund वो वर्ड होता है बेटा, gerund वो वर्ब है जो कि आखिर उसका होता है ing के साथ, यानी कि ing उसके लास्ट में आता है. ठीक है, और ये नाउन के तौर पर काम करता है. और दूसरे लफ्ज़ों में ये एक मल्टी वर्ड है जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और के तौर पर काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, vying for gubernatorial post is a serious ambition. Breastfeeding a baby regularly can help her to do away with hunger pains. A serious challenge in graduates is waiting to be employed. Waiting जो है ये gerund के तौर पर यूज़ हो रहा है. I love writing with pen. ठीक है. Next one is participle phrase. Participles are verbs that describe noun और pronoun. Participle वो verbs होते हैं जो कि noun या pronoun को describe करते हैं. Present participle always end in ing. Smiling, jumping, bringing, swimming and breaking. Past participle जो हैं वो ed के साथ end होते हैं, जैसे कि smiled, jumped. For irregular verb, past participle can vary slightly. ठीक है. For example, brought, swum, broken. Participle phrase can occur at the beginning, middle and end of the sentence. For example, फर्स्ट वन, पार्टिसिपल के साथ जब हम एडवर्ब को मिलाते हैं तो वो पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है. सोल्डेड स्पीकिंग क्विकली इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश. स्पीकिंग जो है वो पार्टिसिपल है सोल्डेड का, और क्विकली जो है पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है.
पार्टिसिपल के साथ जब हम prepositional phrase लगा देते हैं तो वो participle phrase कैसे बनेगी? The clothes torn into small pieces are lying in the bed. और जब हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ को तो वो कैसे बनेगी? Eating desserts every day I get fatter and fatter. नेक्स्ट है बेटा comprehension of passages. Passage number 3. Once a stag was drinking at a stream. He happened to see this reflection in the water. He was pleased to see his beautiful horns, but when he saw his thin legs, he felt sad, as he thought they were ugly. Suddenly he saw a pack of hounds at a distance. He ran as fast as his legs could help him. Soon he left the hounds far behind. He had to pass through a thick forest of bushes. His horns were caught up in a bush. He tried hard to pull his horns out of it, but all in vain. By now the hounds had come up. They fell upon him and tore him into pieces. There are some questions, and we have to answer these questions by this passage. First one, what was the stag doing? So the answer is the stag was drinking water. Second one, what did he see in the water? Answer is he saw his reflection. Third one, why was he pleased? So the answer is he was pleased to see his beautiful horns. Fourth one, what made him sad? Answer is his thin legs made him sad. Fifth one, why did he run? So the answer is he ran for his life. Sixth one, how did his legs help him? So the answer is his legs helped him to run fast. Next, comprehension exercise number 4. King Robert Bruce ruled over Scotland. He had been defeated many times by the English. He ran for his life and hid himself in a cave. He had lost all hopes to win. As he lay there thinking if he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. It fell down again and again, but did not give up at its attempt. At last, the little insect reached its home in its ninth attempt. This gave courage to King Bruce. He made up his mind to fight, and this time he won the battle. There are some questions, and we have to answer these questions related to the above paragraph. First one, by whom had Robert Bruce been defeated many times? So the answer is Robert Bruce had been defeated by the English army many times. Second one, where did he hide himself? So the answer is he hid himself in a cave. Third one, what did he see in the cave? So the answer is he saw a spider trying to reach its cobweb up in the ceiling of the cave. Fourth one, after how many attempts did the spider succeed? So the answer is the spider succeeded after making ninth attempt. Fifth one, what lesson King Robert Bruce learned from the spider? So the answer is King Robert Bruce learned the lesson try again till you succeed. Next one is story writing. So third story is about the robbers turned good citizens. कि जो डाकू थे वो एक अच्छे शहरियों में तब्दील हो गए. So the story is once Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, God be pleased with him, set off on a journey with a caravan in his childhood. His pious mother stitched up 40 gold coins in his shirt and advised him to speak the truth always. एक दफ़ा का जिक्र है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक सफ़र पर रवाना हुए अपने बचपन में. उनकी माँ ने उनके कुर्ते के अंदर या शर्ट के अंदर जो है वो 40 दिरहम या सोने के सिक्के सी दिए और उन्हें नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना. When they entered the forest, a gang of robbers fell upon them and looted everyone. A robber searched Hazrat Abdul Qadir Jilani, God be pleased with him, thoroughly and found nothing. The robber asked him whether he had something. जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो एक डाकुओं के गैंग ने उनके ऊपर हमला कर दिया और हर तरफ लूटमार शुरू कर दी. एक डाकू उनकी तरफ आया और उनकी तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ ना मिला. उसने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ है.
Hazrat Abdul Qadir Jilani, God be pleased with him, told him that he had 40 gold coins stitched in his shirt. The robber took him to the leader of the gang. The leader asked him why he had not denied of having the money. हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने उसे बताया कि मेरी कुर्ते के अंदर 40 सोने के सिक्के सिले हुए हैं। वो डाकू उन्हें अपने मास्टर के पास या लीडर के पास ले गया। उनके लीडर ने उनसे पूछा कि तुमने इनकार क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पास पैसे हैं। द बॉय टोल्ड द लीडर दैट हिज मदर हैड एडवाइज्ड हिम टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे सच बोलने की ताकीद की थी। द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द इनोसेंट ट्रूथफुलनेस ऑफ द यंग बॉय। He gave up his bad deeds, returned everything to all the members of the caravan and became a good citizen. वो लीडर उस बच्चे की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने तमाम बुरी चीज़ों से तौबा कर ली और एक अच्छा शहरी बनकर रहने लग गया। सो द मोरल लेसन इज़ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ इज़ एवरग्रीन। हमेशा सच बोलो, सच हमेशा रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज़ लेटर राइटिंग। लेटर नंबर 3, write a letter to your sister, congratulate her on her success in examination. First one, examination hall, city ABC. Dear sister, I just cannot describe how happy and delighted I am to hear the exciting news of your huge success in the intermediate examination. This is really an admirable achievement. You have topped the board in the pre-medical group. You are so talented and diligent that everybody expects such success from you. प्यारी बहन, मैं अपने अल्फाज को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता या अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे तुम्हारी इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन के अंदर कामयाबी में की बहुत ज़्यादा खुशी है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुमने प्री मेडिकल You have topped the board in the pre-medical group. You are so talented and diligent that everybody expects success from you. तुमने प्री मेडिकल ग्रुप में टॉप किया है। तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो और हर कोई तुमसे इसी कामयाबी की तवक्को कर रहा था। You have won the hearts of all of us by coming up to our expectations. तुमने कामयाबियों पर हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरकर हम सब के दिल जीत लिए हैं। You have realized our dreams into reality in such a marvelous way. Dear sister, our parents have also contributed a lot to your outstanding success. Though our father is a teacher with limited means of income, he turns his blood into water to fulfill our needs. प्यारी बहन, हमारे वालिदैन ने इस कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चूँकि हमारे फादर जो हैं वो हमारे वालिद एक टीचर हैं, उनकी महदूद आमदनी के अंदर उन्होंने खून पसीने की कमाई से तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा किया। You have also well responded to his labor by showing such an amazingly outstanding result. Now you will surely be granted admission to a medical college of your choice. What other noble profession is waiting for you? Please pay my complete compliment and congratulations to all the members of our family. अब यकीनन तुम किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जहां तुम चाहो एडमिशन ले सकती हो। ये एक बहुत अजीम पेशा है। मेरी तरफ से तमाम घर वालों को मुबारकबाद। योर्स अफेक्शनेटली XYZ। तो बेटा यहाँ पर जब हम सिस्टर को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं तो हम सक्सेस के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अपनी खुशी का इजहार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको उसके अचीवमेंट में मुबारकबाद देनी है। तो यहाँ पर आप उसके सक्सेस का वर्ड यूज़ करेंगे, डिलाइट का यूज़ करेंगे, एक्साइटिंग, टॉप, ठीक है। ये मेन वर्ड्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है और उसके बाद आप उसको प्रमोट करेंगे कि आप अच्छे किसी इदारे में एडमिशन लें ताकि मज़ीद कामयाबी हासिल करें। और लास्ट में आप अपनी ब्लेसिंग्स उसको रिगार्ड्स देंगे और लास्ट पे योर अफेक्शनेटली और XYZ। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने जितनी भी ग्रामर की है आपने उसको अच्छी तरीके से याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।